बाद में उसके नियंत्रण करने के, मुद्रास्फीति को तो नियंत्रण करने का कोई सीधा तरीका है ही नहीं, केवल जागरूकता है और प्रशासनिक दक्षता है। केवल दो ही है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से क्या है कि कुछ पॉलिसियां बनाई जाती हैं जिसकी चर्चा हमने की। अब मुद्रास्फीति प्रकार भी यहां पर आते हैं, ठीक है, प्रकार भी आते हैं मुद्रास्फीति के। अगर मुद्रास्फीति के प्रकार की बात करें तो परास की दर के आधार पर, परास की दर के आधार पर कई प्रकार की मुद्रास्फीति पाई जाती है। अर्थात रेंज के बेस पर, किसके बेस पर? रेंज के बेस पर कई प्रकार की मुद्रास्फीति पाई जाती है। जैसे पहले आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती मुद्रास्फीति, रेंगती मुद्रास्फीति। दूसरा आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। टहलती मुद्रास्फीति या चलती मुद्रास्फीति। तीसरा आता है रनअवे इन्फ्लेशन। भागती इन्फ्लेशन या दौड़ती मुद्रास्फीति। नेक्स्ट आ जाता गैल्पिंग मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति। और सबसे लास्ट में आ जाता क्या? पांचवा नंबर हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति। रेंगती मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति की दर अर्थात रेंज 3% तक रहती है, तो उसे क्रीपिंग, सांप जैसे क्रीप करता है ना, रेंगता है, उसी तरह से क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद स्पीड बढ़ेगी जब मुद्रास्फीति की दर रेंज जो है 3 से 10% के बीच रहती है, तो उसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। तीसरा आता है रनअवे
जब मुद्रास्फीति की दर मुद्रास्फीति की दर 10 से 20% के बीच रहती है तो उसे रन अवे इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है गैल्पिंग मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर 20% से 1000% के बीच हो जाए तो उसे गैल्पिंग मुद्रास्फीति के रूप में जानते हैं। ठीक है, रेंज के बेस पर। और सबसे लास्ट में बचता है क्या? हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, अति मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की परास की दर अत्यंत उच्च हो जाए जैसे 10,000, 20,000, 30,000। ठीक है, रेंज हमने निकाल के देखी थी। कैसे? एक फार्मूला बताया था मैंने आपको, करेंट प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, याद होगा आपको। उससे एक परसेंटेज निकला था, और परसेंटेज निकला था तो उसी के बेस पर क्या है कि इन्फ्लेशन का ये नामकरण किया गया। अब ये नामकरण क्यों किया गया? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, ये ऐसे नाम आए कहां से? एक्चुअली में ये न्यूज़पेपर की शब्दावलियां हैं। जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स जानता हूं और शास्त्री हूं, तो मैं कोई लेख लिखूं इन्फ्लेशन में अपने देश के लिए, तो उसमें लिख दूं क्या कि मुद्रास्फीति भारत में रेंगती हुई चल रही है। एक क्या है, कॉलम में लेख लिख रहा हूं। तो ये शब्दावलियां जो है वो वास्तव में क्या है कि ये वो शब्दावलियां हैं जो कि न्यूज़पेपर में दी जाती थी पहले, और अर्थशास्त्रियों के द्वारा इनको एक तरह से रिप्रेजेंट जब किया गया तो ये हाईलाइटेड हो गई समय के अनुसार। और जब समय के अनुसार हाईलाइटेड हो गई तो उसका नतीजा ये हुआ कि एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनना शुरू हो गए। ठीक है, तो सबसे खतरनाक इन्फ्लेशन होती है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया प्रशासनिक उपाय कहां करने चाहिए, किस इन्फ्लेशन पर प्रशासनिक उपाय की आवश्यकता महसूस होनी, कहां से प्रशासनिक उपाय शुरू हो जाएंगे? हैं? गल्पिंग से, मतलब 20 तक इन्फ्लेशन चलेगी, कितना अच्छा है। 4 से 6, अगर उससे ऊपर बढ़ रही है तो प्रशासनिक उपाय की आवश्यकता कब पड़ जाएगी? वॉकिंग में नहीं पड़ेगी क्या? क्योंकि 10 हो गई ना, जैसे ही सेकंड डिजिट में पहुंची वो, तो खतरा और ज्यादा बढ़ता जाएगा, खतरा और बढ़ता जाएगा। भारत में इन्फ्लेशन अब आप सोचिए अंडर कंट्रोल में रहता है
मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 या 8 तक पहुंच पाता है भारत में, तब इतना हाहाकार मच जाता है। अगर 2 अंक में पहुंच जाए 20-30, और अगर हजारों में पहुंच जाए, जैसे जिम्बाब्वे में पहुंचा 40,000, मतलब आपके पास पैसा है, उसकी कोई वैल्यू। अब आप क्या करोगे? झुंड बनाओगे क्लासरूम, बोले कि ये जो समोसे वाला फेमस है, कौन सा, चेतना, बोले चलो चेतना के यहां लूट लेते हैं, क्योंकि पैसे की वैल्यू तो है ही नहीं। जहां पर इस तरह का इन्फ्लेशन आ जाएगा तो क्या होगा? पैसे की वैल्यू खत्म। अब पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी तो उस कंडीशंस में लूट चालू हो जाएगी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इसका समाधान करना पड़ेगा। अगर हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है इन्फ्लेशन में, तो फिर समाधान क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। ठीक है, अगर हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है, अति मुद्रा आ जाती है, तो क्या समाधान हो सकता है अर्थव्यवस्था में? कुछ ना कुछ तो एक तरह से क्या है, समाधान करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो समाधान करना ही पड़ेगा ना। अगर हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है अर्थव्यवस्था में, तो क्या समाधान करना पड़ेगा? सबसे पहले तो क्या है? फूड पैकेट। हवाई हेलीकॉप्टर से खाना डाला जाएगा, क्योंकि आपके पास जेब में पैसा है, उसकी वैल्यू ना आप सब्जी खरीद सकते हो, ना दाल खरीद सकते हो, ना कुछ खरीद सकते हो। तो फूड पैकेट क्या है? खाद्य सामग्री वितरण की जाएगी। पहला काम तो सरकार का क्या होगा? फूड पैकेट। अगर इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल से बाहर हो गई तो गवर्नमेंट को स्टॉल लगाने पड़ेंगे, फ्री में भोजन देना पड़ेगा, सरकार को उसका इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे की वैल्यू खत्म हो चुकी है। फिर सेकंड कदम क्या होगा? सेकंड कदम होगा जब इनके खाने की व्यवस्था हो जाएगी तो इनसे कहा जाएगा काम पर लौटो। क्योंकि इनको जो पेमेंट मिल रहा था वो तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना। अब काम पर लौटो, तो काम पर एक तरह से जब लौटा जाएगा तो इनका जो सैलरी है, ये पेमेंट, ये 15 दिन के आधार पर किया जाना शुरू किया जाएगा, कि 15 दिन के आधार पर पेमेंट। इसके पैरेलल में गवर्नमेंट यहां पर नई करेंसी इंट्रोड्यूस करेगी। ठीक है, जारी करेगी। कैसे नई करेंसी? 10 रुपए नई करेंसी का जो होगा वो बराबर होगा 1,000 रुपए के या 10,000 रुपए के, इस तरह से जारी करेगी। अर्थात पुरानी मुद्रा और नई मुद्रा, उसको नया नाम दे सकती है। नहीं आया समझ में? एमआरपी अगर उसकी बढ़ती जाएगी, भाई कीमत बढ़ती जाएगी, गोभी कितने रुपए किलो मिलेगा? 10,000 रुपए किलो। अब 10,000 रुपए किलो मिलेगा तो अब ऐसी कंडीशंस में खरीद तो पाएगा नहीं, तो उससे कहा जाएगा काम पर लौटो। सैलरी पर डे के हिसाब से कुछ दिन मिलेगी, फिर 15 दिन के आधार पर मिलेगी, फिर महीने भर के आधार पर मिलेगी। क्यों ऐसा कर रही है? कि प्रतिदिन आप कमाओ और वस्तुएं, जिससे डिमांड कंट्रोल में रहे। पहली बात तो ठीक है। महीने भर की सैलरी एक साथ मिलने से अर्थव्यवस्था में एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम क्या आती है कि लोगों की डिमांड जो है वो स्टार्टिंग में ही सारी हो जाती है। 1 से 10 तारीख तक इतनी तेजी से डिमांड अर्थव्यवस्था में उतरती है जिसकी कोई लिमिट नहीं। आप लोगों के साथ भी होता होगा। महीने के लास्ट में क्या होता होगा? भाई 100 रुपए उधार दे दियो। सारी डिमांड, अगर वही सैलरी पिताजी 10-10 दिन पर आपको दें तो डिमांड पूरे महीने रहेगी? पूरे महीने रहेगी, स्थिर रहेगी, एकदम से अर्थव्यवस्था में टूटेगा नहीं कॉन्सेप्ट। तो यहां पर क्या होता है कि न्यू करेंसी जारी की जाएगी, नए नाम से हो सकता है,
और उसकी जो पुरानी करेंसी है, जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो करेंसी तो छोटी होगी, लेकिन पुरानी करेंसी की वैल्यू उसमें ज्यादा समाहित करके जारी की जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन पर कंट्रोल लाया जा सके। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा? फूड पैकेट बांटे जाएंगे। पेमेंट कैसे? दिन के आधार पर, 15 दिन के आधार पर पेमेंट स्टार्टिंग में मिलना शुरू होगा। न्यू करेंसी जारी की जाएगी। न्यू करेंसी में छोटी करेंसी होगी। कैसी करेंसी होगी? छोटी करेंसी होगी, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी? हाई वैल्यू होगी। उसकी वैल्यू हाई होगी। इस तरह से करेंसी जारी करके चीजें सुलझाई जाएंगी। ठीक है, समस्या का यही एक समाधान है। बहुत से देशों में आ गई इस तरह की इन्फ्लेशन, जैसे जिम्बाब्वे में आई, वेनेजुला में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा। ठीक है, तो वेनेजुला में क्या था? एक्चुअली में हुआ क्या कि इन्होंने अमेरिका से झगड़ा कर लिया, वेनेजुला वालों ने, क्योंकि तेल देश थे, और तेल देश थे तो अमेरिका तो तेल का खुद ही इतना भंडार गृह है उसके पास में कि अगर वो 3 साल तक किसी से तेल ना भी मंगाए तो भी उसका काम चल जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं तेल की। लेकिन वो अपने तेल का यूज नहीं करता। क्यों यूज नहीं करता? कि भविष्य में अगर कभी तेल की कीमत बढ़ेगी तो हम तेल की कीमत बढ़ने से अर्थव्यवस्था में क्या कर सकते हैं? भूमिका बढ़ाकर कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए वो यूज नहीं करता रखे हुए तेल को। वेनेजुला तेल की कीमतें बढ़ाने पर फोकस कर रहा था, अमेरिका ने मना किया। अमेरिका का जो एरिया है वो वेनेजुला से लगा हुआ है। आपने देखिए नक्शा, देखिए थोड़ा सा मैक्सिको वगैरह का नीचे ही है वेनेजुला। तो आना जाना भी था, इन्होंने रोक दिया आना जाना। अमेरिका नाराज हो गया। अमेरिका नाराज हो गया, नतीजा क्या हुआ कि व्यापार बंद कर दिया। संसाधन की कमी हो गई, और संसाधनों की कमी हो गई तो संसाधन जब नहीं होंगे तो प्राइस, व्यापार तो करना ही पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय शर्तें तो माननी पड़ेंगी। आप अगर किसी चीज को बाहर से मंगा रहे, तेल है जैसे, तो तेल है तो हम सऊदीया से अगर लड़ जाएंगे तो नतीजा क्या होगा? तेल महंगा करेगा कि नहीं? वो करेगा ही करेगा। इसीलिए क्या है, रसिया का साथ दे रहे हैं हम लोग। इसीलिए क्या हो रहा है, रसिया का साथ दे रहे हैं, क्योंकि रसिया के पास भी तेल है। तो ये अंतरराष्ट्रीय कूटनीति है। वेनेजुला डायरेक्ट भिड़ गया अपने पड़ोसी से। हम चाइना से भिड़ते नहीं है, बस धमकाते हैं। अगर देखा जाए शक्ति के मामले में तो वो हमसे, देखो इसको आप स्वीकार कर लीजिए कि शक्ति के मामले वो पावरफुल है, और ये वो भी जानता है और हम भी जानते हैं। लेकिन हम घुड़की देते हैं। घुड़की इसलिए देते हैं क्या कि चाइना से झगड़ा है अमेरिका का, तो कभी कभी क्या होता है, घुड़की देने के समय में पीछे हमारे अमेरिका खड़ा हो जाता है, बोले बहुत बढ़िया, करे रहो बैटिंग। तो भविष्य में हमको सहयोग मिल जाए इसलिए हम घुड़की देते हैं, नहीं तो उनका व्यापार ना रोक देते, उनका व्यापार ना रोक देते। आती है ना चाइना की चीजें। जिस समय युद्ध हो, वार की कंडीशन बने, आप देखिएगा अर्थव्यवस्था में उस समय व्यापारिक गतिविधियां और तेज हो जाती हैं। और ये कहा जाता है कि व्यापारिक गतिविधियों को तेज बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाए गए। जैसे ही व्यापार स्लो हुआ, तो व्यापार जैसे ही स्लो हुआ तो क्या हुआ? अब भाई मान लेते हैं कि पास्ता मंगाया जा रहा है, कहां से? पाकिस्तान से, या कोई भी एक तरह से जो चीजें हैं, अखरोट मंगाए जा रहे हैं पाकिस्तान से मान लेते हैं। अब अखरोट की डिमांड कम हो रही भारत में। पाकिस्तान ने भारत से कहा कि यार अखरोट नहीं बिक रहा मेरा इंडिया में, बड़ा घाटा हो रहा है यार, पड़ोसी हैं।
बोला अच्छा करता हूं कुछ, और कुछ करता हूं तो उधर से गोलाबारी, यहां से गोलाबारी। मीडिया में एक खबर छप गई कि पाकिस्तान ने भारत के क्षेत्र में गोलाबारी की, भारत ने भी जवाबी गोलाबारी की, युद्ध की आशंका। व्यापारी घबरा गया, बोला मंगाओ, बढ़ गया व्यापार, मंगाओ सारे अखरोट। नहीं तो व्यापार बढ़ गया। अगर ये हो गया तो व्यापार क्या होगा? प्रतिबंध। एक ही बार व्यापार प्रतिबंध हुआ है अभी तक, ना कारगिल के समय हुआ ना किसी के समय हुआ। व्यापार फिर भी चलता रहा, उस पर रोक नहीं लगती है, चलता है वो सिस्टम। ठीक है, तो क्लियर हो गया थी मुद्रास्फीति, क्या उपाय कर सकते हैं। अब मुद्रास्फीति की गणना कैसे करें? ठीक है, इन्फ्लेशन की गणना कैसे करोगे आप? तो गणना करने के लिए यहां पर क्या है कि एक तो मैं जाऊं थोक पर। किस पर? थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य पर गणना करूं। और दूसरा गणना करूं किस पर? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। मूल्य सूचकांक पर, ठीक है, जिसको हम लोग सीपीआई बोलते हैं, इसको बोलेंगे क्या? डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसे सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में, 10 जनवरी 1942 है ईस्वी में दिया गया था, प्रदर्शित किया गया पहला पॉइंट, इसका आधार पर उस समय वर्ष 1939 था। सन 2012 में सौमित्र चौधरी सन 2012 में सौमित्र चौधरी की सिफारिश के आधार पर इसका आधार वर्ष 2011-12 किया गया। कब किया गया था? 2000। इसमें कुल 697 वस्तुओं को शामिल किया है। इन वस्तुओं को तीन भागों में, तीन श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राथमिक वस्तु, नंबर 2
ईंधन एवं ऊर्जा, और नंबर 3 विनिर्मित वस्तु। विनिर्मित वस्तु। इसे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें सेवा क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है। क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है। किसको शामिल नहीं किया जाता है? सेवा क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है, याद रखना, ठीक है। यह फैक्ट्री मूल्य पर उत्पाद पर महंगाई का आकलन करता है। तो यहां पर देखो, अब महंगाई का आकलन करना है तो कहां करें हम महंगाई का आकलन? तो हम जाते हैं कहां पर? फैक्ट्री में। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट्री से निकलने वाले उत्पादों में महंगाई आ रही हो। भाई कभी कभी उपभोक्ता कारक नहीं होता है ना, तो फैक्ट्री में ही महंगाई आ रही हो, तो उसका आकलन कैसे करें? तो एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसको रखी जाती है कितनी वस्तुएं? 697 वस्तुओं का रखकर इनका आकलन किया जाता है कि भाई कितनी वस्तुएं हैं जिसके बेस पर महंगाई इसमें आकलन की जाएगी। और देखा जाता है कि कहीं फैक्ट्री उत्पाद पर ही तो महंगाई नहीं है, फैक्ट्री उत्पाद पर ही तो महंगाई नहीं है। उस तरह से इसका आकलन करते हुए चीजें लाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो सूचकांक है, इस सूचकांक के माध्यम से महंगाई का आकलन करने का कार्य किया जाता है। यहां सबसे ज्यादा इसमें भारांश दिया जाता है विनिर्मित वस्तुओं को, सबसे ज्यादा भारांश देते हुए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा क्या, थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तुएं शामिल हैं? आपसे पूछेगा थोक मूल्य सूचकांक में कौन सी श्रेणी शामिल, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 11-12 है, ठीक है। किस सूचकांक में सेवा को शामिल? तो थोक मूल्य सूचकांक में सेवा को शामिल नहीं किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा आता है कौन सा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। हो गया, हो गया ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। यह उपभोक्ता के स्तर पर महंगाई का आकलन करता है, ठीक है, जिसमें सेवा को भी स्थान दिया जाता है।
जिसमें क्या होता है, सेवा को भी स्थान दिया जाता है। ठीक है, समय समय पर इस पर कई इंडेक्स दिए गए, पर इस पर आधारित कई सूचकांक प्रदर्शित किए गए। सूचकांक प्रदर्शित किए गए थे इस पर। ठीक है, क्या है ये? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। कई प्रकार के इंडेक्स इसमें प्रदर्शित किए गए हैं समय समय पर। ठीक है, पुराने इंडेक्स हैं और नए। ठीक है, पुराने इंडेक्स और नए इंडेक्स। ठीक है, पुराने इंडेक्स में याद रखना सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, कौन सा है? इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक श्रमिक। ठीक है, आधार वर्ष इसका दो 2016। ठीक है, आधार वर्ष इसका 2016 जारी किया जाता है श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। और नोट में लिखना कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी ठीक है, और डीए में बढ़ोतरी। डीए का मतलब डियरनेस अनाउंसेस जो है, ठीक है, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंसेस जो है में बढ़ोतरी इसी के आधार पर होती है, इसी के आधार पर होती है। अब आपसे याद रखना, महंगाई भत्ता बढ़ाई जाती है। महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है किसके बेस पर? सीपीआई आईडब्ल्यू, याद रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है यहां पर क्या, इसका आधार वर्ष चेंज हुआ है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन बनाएगा पुराने में तो यही बनाएगा कि इंडस्ट्रियल वर्कर का आधार वर्ष, क्योंकि 2020 में इसको चेंज किया गया। ठीक है, पुरानी किताबों में पुराना लिखा हो तो विचलित मत होना। आधार वर्ष क्या हो गया, 2016 कर दिया गया। यहां पुराने में एक है सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है, ये भी सेम ही है, श्रम ब्यूरो को है, लेकिन इसका आधार वर्ष है 1986-87। कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। बस ये याद रखना, कृषि श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी होती है।
कृषि के वेतन में बढ़ोतरी करवाने का काम करता है, इसको कोई मानता नहीं है। ठीक है, मतलब मनरेगा वगैरह की जो चीजें हैं वो इसी के बेस पर सेट कर दी जाती है। ठीक है, नए में जो है वो मेन है, 3 इंडेक्स आए हैं नए के। ठीक है, नए के कितने? 3 इंडेक्स आए हैं। इंडेक्स आधार वर्ष, बेस ईयर और जारी करता है, और वस्तुएं। और कौन सा? वस्तुएं। एक है सीपीआई कंबाइंड, संयुक्त। ये सीपीआई संयुक्त जो है, इसका आधार वर्ष 2011-12, सबका 11-12 है, लेकिन सही में आप देखिएगा तो 2012 लगाइएगा अगर आंसर आए। जारी करता है एनएसओ। वस्तुएं हैं 200 वस्तुएं सीपीआई। ठीक है, रूरल, ग्रामीण और सीपीआई अर्बन, शहरी। सीपीआई एक तरह से ग्रामीण जो है सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। 448 वस्तुएं हैं और 460 वस्तुएं हैं। ठीक है, सेम है। एनएसओ 2012 इसका भी है आधार वर्ष, 2012 इसका भी है। इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, मैं लिख, चलिए पहले इसको कर लीजिए। हो गया, कर दूं आगे? स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं? याद रखना, ठीक है। 200, 448 और आधार वर्ष, यही आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। आधार वर्ष कितना? पुराने में अगर पूछेगा तो 2016 इंडस्ट्रियल वर्कर, क्योंकि नया चेंज हुआ है इसलिए पुराने में अगर करंट में क्वेश्चन बनाएगा तो 2016 याद रखना इंडस्ट्रियल वर्कर का, ठीक है, आईडब्ल्यू का। और इसको 2012 इसमें ही लिखिएगा नोट में। ठीक है, आरबीआई और सरकार के द्वारा अपनी नीतियों को बनाने के लिए
सीपीआई सूचकांक का प्रयोग करती है। ठीक है। नंबर सेकंड, अखबारों में प्रदर्शित होने वाली इन्फ्लेशन को प्रदर्शित होने वाले मुद्रास्फीति को हेडलाइन इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। के नाम से जानते हैं। जो सीपीआई के बेस्ड तैयार किया जाता है, के आधार पर तैयार किया जाता है। तीसरा पॉइंट, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या हो गया? सीपीआई इन्फ्लेशन को ही क्या कहेंगे? हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अखबारों में प्रदर्शित होने वाली हेडलाइन इन्फ्लेशन किसको प्रदर्शित करती है? डब्ल्यूपीआई को या तो सीपीआई को प्रदर्शित करती है, याद रखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है। सीपीआई इंडेक्स में इंडेक्स को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। किंतु सीपीआई अर्बन में, सीपीआई रूरल में 5 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें आवास श्रेणी को शामिल नहीं किया गया। नहीं किया गया है। ठीक है। याद रखना, इसका मतलब है कि सीपीआई अर्बन में कितनी है और रूरल में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कौन कौन से हैं? 6 और अन्य। मतलब खाद्य वस्तुएं एक तरफ, भोजन याद करने का तरीका, रोटी, कपड़ा और 3 तो हो गई। फिर बुलेट भी चाहिए ससुराल से, तो ईंधन भी चाहिए। ठीक है, ईंधन भी चाहिए। और फिर क्या है, बुलेट के साथ में खैनी भी चाहिए माहौल बनाने के लिए। तो तंबाकू, अल्कोहल जितने भी हैं उनकी एक कैटेगरी बनाई गई है मादक पदार्थों की यहाँ। और फिर कौन सा? अन्न, मिसलेनियस, जो बचे हुए चीजें हैं। तो भोजन के, वस्त्र के साथ क्या आ जाएगा? जूता आ जाएगा। मतलब कैटेगरी बनाई गई है।
गांव में कैटेगरी कौन सी नहीं शामिल की गई महंगाई का आकलन करने के लिए? क्यों नहीं शामिल किया गया? क्योंकि ये माना जाता है कि गांव के लोगों के पास आवास रहेगा और उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है, उनकी कोई कॉस्टिंग नहीं है गांव में। क्यों? क्योंकि उनको एक तरह से सब्सिडी के बेस चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, सब्सिडी के बेस प्रोवाइड की जाती है। शहरों में तो क्या होता है, सब्सिडी के बेस तो है नहीं, बिजली भी पूरी आ रही है, उसका बिल भी आ रहा है ज्यादा, साथ में एक तरह से आवास में वहां पर पानी भी मिल रहा है शहरों में, उसका भी पे कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में आवास जैसी कैटेगरी को यहां पर शामिल नहीं किया जाता है, याद रखना। तो सरकार अपनी पॉलिसी बनाती है डब्ल्यूपीआई के बेस पर या सीपीआई के बेस पर? याद रखना, आरबीआई अपनी पॉलिसी बनाएगी, मौद्रिक नीति किसके बेस पर बनाएगी? सीपीआई के बेस पर या डब्ल्यूपीआई? अब पुराने क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखोगे, ठीक है, मतलब 2016 से पहले के, तो उस समय डब्ल्यूपीआई मेजरमेंट में लेकर चलती थी, याद रखेंगे, रहेगा याद। अब क्या कर दिया गया, महंगाई का आकलन गवर्नमेंट किसके बेस पर? अगर पुराने 10 साल के क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे होगे तो वहां अगर कहीं पर गलती से आंसर दिया हो डब्ल्यूपीआई, तो उसको क्या कर लेना, सीपीआई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह की पॉलिसी अब फॉलो अप कर रही है। आरबीआई ने विरोध भी किया था इसका कि भाई सीपीआई के बेस पर नहीं बल्कि डब्ल्यूपीआई के बेस पर किया जाए, क्योंकि सीपीआई के बेस पर हो सकता है कि तात्कालिक रूप से कीमतें बढ़ते हुए दिखाई दें। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमने महंगाई का आकलन किया किसके बेस पर? डब्ल्यूपीआई के बेस पर और सीपीआई के बेस पर। हम इंडेक्स बनाते हैं, ये हमने बताया था, हमें आधार वर्ष बनाना पड़ता है, ये मैंने आपको बताई था। यही सारी चीजें एक तरह से मैंने आपको समझाई थी। कुछ शब्दावलियां और हैं जो आपसे पूछता है, वो शब्दावलियां क्या है, उन शब्दावलियों को थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। शब्दावलियां, अपस्फीति, डिफ्लेशन, अपस्फीति, डिसइन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति, स्टैगफ्लेशन, एक आता है रिफ्लेशन, और सबसे लास्ट में फिलिप्स कर्व। ठीक है, ये शब्द और हैं जो हो सकता है कि आप लोगों से क्या कर दे, पूछ ले। ज्यादातर जो शब्द पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है बस, ठीक है। इन्फ्लेशन, अपस्फीति, डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति के विपरीत स्थिति। मुद्रास्फीति की विपरीत स्थिति क्या कहलाती है?
मुद्रास्फीति में क्या होता है? रुपए की क्रय करने की क्षमता कम होती है, इसमें रुपए की क्रय करने की क्षमता बढ़ती है, और वस्तु की मांग वहां क्या होती है, और यहां पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। इस कारण से ये क्या है, यह अर्थव्यवस्था में मंदी का कारण बनती है। क्या बनती है यह अर्थव्यवस्था में मंदी का कारण बनती है। और मंदी मैंने समझाई है, का कारण बनती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था मंदी का कारण कौन? उल्टा कर दो इन्फ्लेशन का, जस्ट जैसे उल्टा किया तो हमने उसको क्या कहा, डिफ्लेशन कहा, जैसे उल्टा किया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब इन्फ्लेशन रेट धीरे धीरे कम हो रहा हो, धीरे धीरे कम होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? नेक्स्ट पेज में ये समझ लो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जब कीमतें बढ़ रही हो तो ठीक है, 2%, 3%, 4%, 5% इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन कम हो रहा हो, वो क्या है, छह से कहां जा रहा हो, 5 से 4 से 0 तक। उसके बाद इन्फ्लेशन की विपरीत स्थिति तो क्या हो जाती है, माइनस में चलने लगे तो डिफ्लेशन से पहले की स्थिति, वो स्थिति जो इन्फ्लेशन को कम कर रही है धीरे धीरे, डिफ्लेशन तक नहीं पहुंचते इसमें अप स्थिति तक, 0 तक की स्थिति जहां से इन्फ्लेशन शुरू हुआ था, अगर वो धीरे धीरे कम हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? अर्थात सरकार जब राजकोषीय पॉलिसियां लेकर आती है, मौद्रिक नीति लेकर आती है, तो इन्फ्लेशन की रेट धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। और जब कम होती जाएगी तो उसी कम होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? क्लियर हो गया? ठीक है, तीसरी आती है स्टैगफ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था में ठीक है, आर्थिक विकास कम और इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जस्ट लाइक ऐसे समझो,
दो चीजें चल रही हो अर्थव्यवस्था में पैरेलल में। एक तरफ तो क्या चल रहा हो, आर्थिक विकास कम हो रहा हो, ठीक है। दूसरा, जीडीपी की ग्रोथ रेट या घट रही हो। तीसरा, बेरोजगारी दर बढ़ रही हो। और दूसरी तरफ एक तरह से क्या हो रहा हो कि मुद्रास्फीति भी चल रही हो। दो कंडीशन, एक तरफ तो इकोनॉमिक कंडीशन गड़बड़ चल रही है, दूसरी तरफ ये दोनों कंडीशन कैसे हो सकती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो वस्तुओं की कीमत क्या हुई, बढ़ने लगी ना। अगर तेल की कीमत बढ़ने लगी तो लागत में क्या हो गई, लागत में बढ़ोतरी हो गई, तो इन्फ्लेशन तो आ गया ना, इन्फ्लेशन तो आ गया। लेकिन डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है, और जब डिमांड कम होनी शुरू कर देता है तो वो डायरेक्ट रूप से किस पर को प्रभावित करने लगता है, वस्तुओं के उत्पादन को प्रभावित करने लगता है, और बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो जाती है। ये कंडीशन कहलाने लगती है क्या, स्टैगफ्लेशन। क्लियर हो गया ना, एक साथ चल रही हो क्या भाई, आर्थिक विकास कम हो रहा हो, जीडीपी की ग्रोथ डाउन जा रही हो, बेरोजगारी बहुत तेजी, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि बेरोजगारी और इन्फ्लेशन साथ चले तो उसे क्या कहते हैं, स्टैग। इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है, ठीक है, मतलब पीसीएस की भी नहीं है। हमने तो दो तीन और पहलू भी दिखा दिए आपको। ये जोड़ते हैं किससे, बेरोजगारी से ज्यादा नहीं जोड़ पाएंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो बेरोजगारी, जीडीपी की ग्रोथ, आर्थिक विकास जब चल रहा हो, और एक उदाहरण से समझा भी दिया कि भाई स्टैगफ्लेशन की कंडीशन वो होगी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर तेल की कीमत बढ़ेगी तो लागत अर्थव्यवस्था में क्या होगी, लागत जब मुद्रास्फीति दिखाई देगी। और ठीक है, नेक्स्ट आता है कौन सा, रिफ्लेशन, लिख लिया ना, नेक्स्ट रिफ्लेशन। ठीक है, जब जानबूझकर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को, जानबूझकर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को उत्पन्न किया जाए, जिससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दूर हो। रिफ्लेशन कहलाती है। चुनाव आ गए, क्या होगा, अब चुनाव आएगा तो राजकोषीय व्यय क्या होगा, राजकोषीय व्यय तो क्या होता करता है, इन्फ्लेशन को एक तरह से क्या है, बढ़ाने का काम करेगा।
अब राजकोषीय व्यय बढ़ाएगी तो सरकार जैसी राजकोषीय व्यय बढ़ाएगी तो इन्फ्लेशन भी उत्पन्न होगा, जानबूझकर कर रही है वो, और रोजगार के अवसर भी, और सरकार को मौका मिल जाता है कि अर्थव्यवस्था में अंडर कंट्रोल में चीजें, आभासी स्थिति पैदा कर दी गई है नहीं एक्चुअल में। चुनाव के समय अमेरिका में जब चुनाव हुआ तो एक अर्थशास्त्री ने लिख दिया अर्थव्यवस्था में रिफ्लेशन देखने को मिल रहा है 1974 में, और जब रिफ्लेशन देखने को मिल रहा है तो उन्होंने बताया कि कैसे सरकार वहां पर व्यय बढ़ा रही है, कैसे रोजगार उत्पन्न कर रही है, और रोजगार उत्पन्न कर रही है आगे वाली सरकार के लिए ये मुसीबत पैदा करेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेशन। क्लियर? अब कौन आता है, फिलिप्स कर्व। ठीक है, 1958 में A.W. फिलिप्स के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था। इसमें बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के संबंध को दर्शाया गया। किसके संबंध को दर्शाया गया, किसके साथ संबंध है इसका, बेरोजगारी के साथ संबंध, और वहां भी था स्टैगफ्लेशन में। ठीक है, सिद्धांत की जब बात की जाए तो आपको A.W. फिलिप्स का सिद्धांत याद करके चलना है। ठीक है, यह कहता है क्या कि अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगी, कम होगी, तो बेरोजगारी दर ज्यादा होगी, और अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगी तो बेरोजगारी दर, समझना क्या कहा मैंने, अगर अर्थव्यवस्था में ठीक है बेरोजगारी
देखा कि मुद्रास्फीति है क्या, देखे। फिर उसके बाद हमने देखा अच्छी है या बुरी है। फिर उसके बाद में उसके कारण जाने, फिर उसके बाद में उसके प्रभाव जाने, फिर उसके बाद में उसके नियंत्रण करने के। मुद्रास्फीति को तो नियंत्रण करने का कोई सीधा तरीका है ही नहीं, केवल जागरूकता है और प्रशासनिक दक्षता है। केवल दो ही है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से क्या है कि कुछ पॉलिसियां बनाई जाती हैं जिसकी चर्चा हमने की। अब मुद्रास्फीति प्रकार भी यहां पर आते हैं, ठीक है, प्रकार भी आते हैं मुद्रास्फीति के। अगर मुद्रास्फीति के प्रकार की बात करें तो परास की दर के आधार पर, परास की दर के आधार पर कई प्रकार की मुद्रास्फीति पाई जाती है। अर्थात रेंज के बेस पर, किसके बेस पर, रेंज के बेस पर कई प्रकार की मुद्रास्फीति पाई जाती है। जैसे पहले आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती मुद्रास्फीति।